थैंक यू मैडम। बेटे अब जरा ठीक से बैठ जाओ। ठीक है। कल का टॉपिक क्या था? कल आया था मैं यूजुअल। हाँ, कल क्या पढ़ा था लास्ट? केस हो गया था और सेकंड केस है। यस। टुडे इज माय मूड इज ठीक ठाक। गुड इवनिंग सिस्टर्स। तो मैंने खुद ही कर दिया, गुड इवनिंग सिस्टर्स। कल आप नहीं आए थे तो हम कल हमने ऐसा सिखाया कि ताकि हमारा आइटम्स का लॉस ना हो। ठीक है, कल केवल तोसानी आई थी एंड और कोई नहीं था। अक्षिता थी बहन, तू नहीं नहीं आप नहीं थे मैम। दिस इज कॉल्ड जेलस। दिस इज कॉल्ड जेलस। ठीक है। खैर देखो मैं भी दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन को, फिलहाल जो है पीसीएम। मैथ मैथ भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है। चलो, चलिए कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा समझते हैं। कल क्या नाम तुम्हारा? साक्षी। बेटे मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, लेकिन पहले जो कल टॉपिक था उसका मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अक्षिता मैंने टॉपिक कराया था। अक्षिता बेटे मैंने टॉपिक कराया था कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करना था बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक था। दूसरा टॉपिक मैंने कराया था कि इलेक्ट्रिकल। कैमरा चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? तो दूसरा टॉपिक था मेरे पास कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो जिसका रिजल्ट आया था हमारे पास जी, सी जी इक्वल टू एप्सिलॉन का नॉट ए अपॉन अपॉन डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ तक आ गई थी। और इसमें मैंने कल केस फर्स्ट करा दिया था, आज केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटे केस सेकंड। जो कल आए थे केवल अभी वो नोट कर लो, बाकी मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा डेरिवेशन को, ताकि इनका भी रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है ना? लिखिए, इफ देयर बी वैक्यूम, नहीं अभी नहीं, इफ देयर बी वैक्यूम in the whole complete whole space between the plates, then capacitance will be hence will be। देखो कल पहले कंडीशन क्या थी साक्षी? सॉरी, क्या नाम तो सानी, कल पहली कंडीशन क्या थी? जो पहला केस क्या था कल का? कि दो पैरेलल प्लेट हैं, अगर जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस में आपने क्या कंप्लीट फिल कर दो, प्लेट फिल कर देते हैं, तब कैपेसिटेंस कितना होगा। आज सेकंड कंडीशन ये है कि अगर पूरी की पूरी प्लेट के बीच में एयर ही फिल्ड हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो देन आप यू कैन से दैट टी इक्वल टू जीरो। जब टी को जीरो कर दिया तो यहाँ पर टी लिखा जीरो कर दीजिए, तो सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन का नॉट ए अपॉन डी माइनस के जीरो प्लस जीरो अपॉन के। ठीक है यहाँ तक? देन एप्सिलॉन का नॉट ए अपॉन डी, यहाँ ये कितना हो गया? जीरो अपॉन के, जीरो ही रहेगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एयर है, प्रेजेंट है। वैक्यूम मतलब या तो वैक्यूम हो या एयर हो, और करके एयर लिख लो। और यहाँ आप बात सुनो मेरी बात, अगर आप वैक्यूम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है वैक्यूम का? एयर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कोई कंप्लीट बॉक्स है या कोई बोतल है, अगर मुझे उसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि बोतल में से हवा बाहर निकालनी है, पिचकारी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्या क्रिएट हो? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो या तो वैक्यूम हो या एयर हो,
जब वैक्यूम है पैरेलल प्लेट के बीच तो आप समझ सकते हैं कि भाई स्लैब तो क्या है, टी क्या है, वो जीरो है, स्लैब तो है ही नहीं, इसलिए टी इक्वल टू क्या रख दे, जीरो। यही एयर के लिए होगा, ये प्लेट वैक्यूम के लिए होगा। देन कैपेसिटेंस विल बी सी इक्वल टू एप्सिलॉन के नॉट ए अपॉन डी, और एयर के लिए लगा दो सी नॉट, रिप्रेजेंट करता है कि आप एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन नोट करेंगे। ये 3 कंडीशन करवाने के बाद एक बार मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या था। ठीक है, कल टेस्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का। जी सैटरडे फिक्स कर रखा, पहली कह कहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने पहले ही आपके सामने ही, मंडे टेस्ट का भी नहीं होगा बेटे। रीज़न क्या, मंडे वो दिन होता है कि हम स्टडी स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। उस दिन हम अगर टेस्ट लेंगे तो पूरा पूरा वीक की एनर्जी खत्म हो गई, ये मतलब हो गया। ठीक है भाई, पहले दिन हमने काम नहीं किया, बाद में हम काम करें, फ़ायदा क्या। संडे में सैटरडे में क्यों रखा, आपके कल टेस्ट हो गया, कल के अगले दिन आपको रेस्ट के लिए मिलेगा। सैटरडे कल, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये केस थर्ड, केस थर्ड, इफ देयर बी ए स्लैब ऑफ मेटल, बेटे भाई पहले बाद क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ देयर बी ए स्लैब ऑफ मेटल of thickness T of thickness T between the plates, then the capacitance will be अब समझना ध्यान से, C इक्वल टू एप्सिलॉन के नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K। अब ये कह रहा है कि इसके बीच जो पैरेलल प्लेट है उसके बीच जो आपने स्लैब फिल किया है वो किसका है, मेटल का है। और हमेशा ध्यान रखना मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। करंट, मेटल में करंट तो फ्लो हो सकता है, तो K इक्वल टू कितना हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। तो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट अप करेंगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन के नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन इन्फाइनाइट, और C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन के नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस कितना होगा 1/, कितने बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो देन आपने क्या कहा, एप्सिलॉन के नॉट A अपॉन D माइनस के T। सर इतना होगा कैपेसिटेंस when metal is filled between the plates। कौन सी ये बेटा, अगर आपके पास ये डेरिवेशन आ रहा है ना बिटवीन द स्लैब वाला, तो आपको ये पूरा करके दिखाने पड़ेंगे तब कंप्लीट माना जाता है। ये नहीं है कि आपने कैपेसिटेंस फाइंड करके दिखा दिया, बाकी आगे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। भाई कैपेसिटेंस है, इसके बीच में बहुत सी मेटल भी तो फील्ड हो सकते हैं, उसमें कैसे बताओगे। केस अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट केस थर्ड, कितने हो गए, 3 हो गए, 2 4 हो गए, 3। केस 4 लिखो, इफ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट if slab of dielectric constant K1 K2 K3 डैश कर देना, and respective thickness T1 T2 T3 डैश be placed in the entire space। कांस्टेंट कौन सा वाला, K1 K2 K3 डैश करके लगा दो, बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं। एंड रेस्पेक्टिव थिकनेस T1 T2 T3 डैश कर देना। उसके बाद बी प्लेस्ड इन द एंटायर स्पेस बिटवीन द 2 plates
then the equation of capacitance will be क्या इक्वेशन है, C इक्वल टू एप्सिलॉन का नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K। अब ये आपसे कह रहा है कि सर एक ही थिकनेस नहीं है और एक ही प्लेट नहीं है उसके अंदर और एक ही सब मटेरियल की नहीं है, सब अलग अलग मटेरियल की है, सबकी थिकनेस अलग अलग है। तो देन इन दिस कंडीशन इक्वेशन जो बिकम होती है D माइनस T1 T2 T3, क्योंकि सब उसी के अंदर है इसीलिए। और यहाँ पर प्लस के बाद डैश डैश डैश, ठीक है सर ये हो गया, प्लस T अपॉन के, इसको कैसे लिखोगे, T अपॉन के को इसको लिखेंगे सर T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है ना, समझ में आया? तो कहा कि आपने कहा कि प्लेट के बीच में केवल आपने एक ही स्लैब नहीं रखा, बहुत सारी स्लैब हैं वो सबका थिकनेस सॉरी सबकी जो डायरेक्ट कांस्टेंट है वो अलग अलग है, K1 K2 K3। तो वही हमने किया D माइनस के T सबको ऐड कर दिया, यहाँ पर भी उसी फॉर्म में लिख दिया, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। अब इसके बाद नोट करके लिखो इफ, ये नोट कर लेना, इसके बाद नोट करो, ये खोले अभी नहीं किया, जल्दी नोट करो या सुन छोड़ा भी रो। इफ अगर D बराबर हो T1 प्लस T2 प्लस T3 के, क्या मतलब हो इसका बता सकते हो आप? अगर मैं कहा इफ D इक्वल टू इसके तीनों के बराबर, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा, जितनी डिस्टेंस है उतनी ही उसमें कोई स्पेस नहीं है, ये सीधा मतलब ये हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, D माइनस के D जीरो, यानी तो सानी ये वाला पार्ट कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्या बचा, के लिए वाला पार्ट बचा। देन कैपेसिटेंस C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन का नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, अगर आपके पास है। नोट डाउन। अब यहाँ से नोट करना, अब जब मैं नोट करो आदर्श, अब नोट करो, हेडिंग डालो, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और जो ये दो पार्ट आपके रह गए हैं इसका आफ्टर द क्लास में आपको समझा दूंगा, तो इसको रिवाइज करके अभी इसी क्लास के बाद पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अगला जो आपको टॉपिक कल के लेफ्ट रह गए थे, आपको जो छूट गए थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो लिखो अब इसमें हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब समझना ध्यान से, जो क्वेश्चन पूछा जाए अब उसका आंसर देना, हो गया बेटे, जल्दी कर भाई। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना सीधी तरीके से, ठीक है। अब किसको ऐड कर रहे हैं, कंडेंसर को ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं, दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है, सब सारे लाइन में हो, तो बेटे क्या मैं इसको ये भी तो सारे लाइन में अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, जब वो इस तरीके से हो, तो अगर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया तो सीरीज हो गया। इसकी पहचान क्या होती है सीरीज की, चलो अगर तुम सब बैठे हुए हो, तुम कनेक्टेड नहीं हो तो सीरीज कैसे हो गया, आप सारे बैठे हुए हैं आपस में कनेक्टेड तो नहीं है ना बाय द वायर किसी तरीके से, तो सीरीज कैसे हो गया। और आपने 10th क्लास में एक बात वो पढ़ी थी कि सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब बात करते रेजिस्टेंस वाले टॉपिक की बात होती थी, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक की, कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, रीजन क्यों, अब समझना ध्यान से,
आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर, सबसे पहली बात है जो आप कंडेंसर ड्रॉ करेंगे उसमें दोनों प्लेट पैरेलल होनी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी प्लेट ना हो। अब बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कंडेंसर की बात कर रहे हैं, आप कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो प्लेट आपके पास हो गई, सीरीज में ऐड करना है, इसको जोड़ दिया एक पॉजिटिव सोर्स के साथ, और ये इस तरीके से है कि आपकी एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट को, एक मोबाइल देखो, दो प्लेट इस तरीके से है, ये इंटरनल प्लेट हो गई या आउटसाइड हो गया, ये इंटरनल हो गया आउटसाइड, इस तरह से रखी हुई है। और मैंने आपको जो ड्रॉ किया है वो इस वाला पार्ट है, ना कि इनसाइड वाला पार्ट। जब यहां से प्लस के चार्ज इस पर पहुंचेंगे, और दोनों प्लेट मेटल की है, और मेटल में दोनों चार्ज होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये तो होता है। तो जब प्लस के चार्ज इस प्लेट पर होते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को, जो इस प्लेट पे जो दो चार्ज है प्लस के माइनस के, यानी कि इस प्लेट पर आप दो, एक तो प्लस के हो गए, देखिए दोनों चार्ज होते हैं इसके, तो इसके अपोजिट जो चार्ज होंगे वो आ जाएंगे इस प्लेट पर, ठीक है सर, नेगेटिव आ गए। इसको जोड़ दिया मैंने पहली प्लेट दूसरी प्लेट, यानी कि दूसरी प्लेट को मैंने जोड़ दिया किसी कंडेंसर की पहली कंडेंसर की दूसरी प्लेट को जोड़ दिया दूसरे कंडेंसर की पहली प्लेट के साथ। तो इस साइड जो प्लस के चार्ज थे बाय द वायर वो इस पर चले गए। सेम प्रोसेस फिर इसमें हुआ, इधर कौन चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, इसको जोड़ दिया बाय द वायर, इसके प्लस के चार्ज कहां पर चले गए, इस पर चले गए, इधर आ गए नेगेटिव चार्ज, और इसके जो चार्जेस थे प्लस के उसे हमने इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि अर्थिंग कर दिया इसको। तो यहाँ जो प्लस के चार्ज थे वो क्या हो, इस साइड चले गए, ठीक है। दोनों प्लेटों को थोड़ा पैरेलल कर लेते हैं। पहला कंडेंसर C1, दूसरा कंडेंसर C2, तीसरा कंडेंसर C3, फर्स्ट सेकंड। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का तरीका ये होता है जोड़ने का कि पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट को ऐड करते हैं दूसरे कंडेंसर की पहली प्लेट के साथ। देखो ये पैटर्न याद रखना, समझ लेना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं सीरीज पैरेलल के, जो सर्किट वाले होते हैं वो इसी पैटर्न पर सॉल्व होते हैं कि पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ ऐड होती है। यही प्रोसेस आगे भी होता है, C2 की दूसरी प्लेट ऐड किसके साथ, C3 की पहली प्लेट के साथ। बात आती क्लियर हो गई, दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस में चार्जेस विल बी सेम, क्योंकि चार्ज के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है और इसी रास्ते को फॉलो करता है। लेकिन कंडेंसर जो लगे हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, फैन वगैरह में, वो जरूरी नहीं है कि एक ही फैरेड के हों, एक ही पावर के हों, एक ही कैपेसिटेंस के हों। जब कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग होगी तो यू नो दैट पोटेंशियल भी तो अलग अलग होगा। बात में आ रही है यहाँ तक? तो आपने कहा सर ठीक है, इस कंडीशन में हमारी जो पोटेंशियल है V1, V2 और V3 है, लेकिन चार्ज विल बी सेम। तो चेंज किस में है, पोटेंशियल में चेंज है ना। तो देन आप लिख सकते हो सर V इक्वल टू V1, V2, V3, Q इक्वल टू किसके होता है, CV, तो V इक्वल टू किसके हो गया, Q अपॉन C। V1 करेंगे तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, नॉट Q1। चार्ज विल बी सेम, इसलिए Q1 का कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा सर ठीक है, आप V1 की वैल्यू आ गई Q1 अपॉन Q अपॉन C1, और V2 आ गया सिमिलर Q अपॉन C2, और V3 आ गया सिमिलर Q अपॉन C3। यहाँ तक कोई डाउट्स, सर्किट समझ में आ गया, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स होने बात अक्सर तक क्लियर है। पुट अप कर दो इस वाली इक्वेशन में 1 में, ये जैसा आपने पहले किया सेम ऐसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है सर। V इक्वल टू, तो यहाँ पर Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। चार्जेस कॉमन आ रहा है, चार्जेस कॉमन लिया, चार्ज कॉमन होते ही ये हो गया 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। चार से चार्ज कैंसिल हो गया, देन 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। दिस इज द
सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसा सिमिलर किस में था, पैरेलल में था, लेकिन किसके, रेसिस्टेंस में। यहां पर 1/c है। तो बात क्लियर हो रही है। अब इसका समझते हैं प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, समझना ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा कि सर इफ C1 की वैल्यू भी 2 है और C2 की वैल्यू भी 2 है और C3 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड है, सबकी वैल्यू माइक्रोफैराड यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटेंस की। अब ये वाली सभी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो और ये बताओ कितनी वैल्यू आएगी। आपके पास 2 माइक्रोफैराड के 3 कंडेंसर है, टोटल कितने हो गए, पावर कितनी हो गई, 6 माइक्रोफैराड हो गई कैपेसिटेंस। लेकिन अब अगर इसका अकॉर्डिंग बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन का अकॉर्डिंग बात करें, तो सर एग्जाम्पल में समझते हैं 1/6 इसके बराबर होगा 1/2 1/2 1/2। तो कितना हो गया 3/2, तो कितना हो गया 2/3। अगर रिवर्स कर देंगे तो सोल्व कर कितना आएगा 0.6 के समथिंग माइक्रो फैरड। अब मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकल सोच के, कि अगर आपके पास 2 माइक्रो फैरड के 3 कंडेंसर हैं और आपने उनको सीरीज में जोड़ दिया, तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो कोई बेनिफिट है सीरीज में जोड़ने का। वो ये बात आपसे कह रहे हैं कि 1/c = 1/c1 C2 C3 रेसिप्रोकल सीरीज में अगर आप ऐड करते हैं, यानी कि हम सभी फैंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें और उसमें 3 माइक्रो किसी भी कितने माइक्रोफैराड कंडेंसर आप लगा दोगे, तो कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज नॉट इंक्रीज। और अगर इसको जोड़ दिया पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C = C1 C2 और C3। ये अभी सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वहां पर तो इंक्रीज हो गई, यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज हो गई। तो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन होता है घर का, होम का, वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। क्योंकि पैरेलल में क्या हो रहा है, आप इंक्रीज हो रहा है। और रेसिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3 डिक्रीज होता है। जब रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। हमें तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। ये मतलब होता है प्रैक्टिकल मीनिंग कि सर चीज़ें डिक्रीज हो जाती है इस कंडीशन में। उसकी पावर कितनी भी देखो, अब तुम खुद सोचो 2 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर, अगर मैं 2.5 μF का कंडेंसर फैन में अप्लाई करता हूँ, उसके अलावा मैं अगर अप्लाई कर दूँ इसमें 2.5 और ऐड कर दूँ, या इसी फैन में मैंने 2 कंडेंसर अगर ऐड कर दिए 2 के, तो यू कैन इमेजिन की पावर कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 2 करा आपने 3 ऐड करें, सर ये तो डिक्रीज हो रहे हैं। बस में ये थोड़ा सा डीमेरिट किसकी हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो अब आप जो है थोड़ा सा नोट करेंगे इसमें। देखो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन in the series combination of series combination of the capacitor the first plate of the first capacitor is joined to the electric source. The second plate is joined to the first plate of the second capacitor. The second plate of second capacitor is joined to the first plate of the third capacitor, and so on.
एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से थ्री कैपेसिटर, हाँ जी नेक्स्ट लाइन से थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 are joined in series, C2 and C3 are joined in series between points A and B. Let the potential difference between the plates of the capacitors will be V1 V2 and V3, V1 V2 V3 respectively, then total potential difference between points A and B। ठीक है, अब ड्रॉ कीजिए डायग्राम और नोट कीजिए। रखना आप हमारे से, ठीक है, को हमें ही नहीं मिलती, और बल्कि वो कुछ कहते हैं हमको कि सर आप बच्चों को कि नहीं कुछ अरे भाई तू क्या बात करे, कुछ टीचर्स हमें कहते हैं कि सर आप जो है बच्चों को क्या सिखाते हैं कि अगर जन्मदिन है तो गिफ्ट मांगो। अरे भाई सही बात है, अगर आप जन्मदिन की पार्टी मांग रहे हैं तो गिफ्ट तो लेकर जाओगे, नहीं जाओगे कहीं, बिना गिफ्ट के कैसे चले जाओगे। अगर शादी में भी जाते हैं इन्विटेशन कार्ड तुमको दे रहा, मान सामने बुला रहा, तो इसका मतलब क्या कुछ दे के नहीं आओगे हैं? अभी आदर्श अर्निंग नहीं करता है इसलिए कह रहा है वो, जब कर हैं आदर्श इज यूनिक, आदर्श को सब बाय रिक्वेस्ट बुलाते हैं, उससे किसी को लालच नहीं है। उन्हें पता है कि अभी आदर्श बेचारा I-10 जब बनेगा तो हमारी हेल्प करेगा। साइड हो ना, साइड ही तो खड़ा हूँ मैं। अच्छा नहीं बोलेगा मुझे, मैं भूल जाऊंगा इसे। कल कहाँ थे आप आदर्श, छुट्टी पे क्यों थे? कल तो मौसम अच्छा था पढ़ाई का, कल तो यहाँ पार्टियाँ चली हैं भैया, और पानी मिला पीने के लिए, हवा मिली, स्टडी मिली, ये कम है पार्टी से? और क्या चीज़ है और क्या चाहिए आपको? हाँ, ऐसे नहीं कहते, अच्छी बात नहीं, खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक इज़ बैड फॉर हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ। हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है चलिए नोट करिए नेक्स्ट वन। ये मत नोट करना ये वाला पार्ट, ये तो मैं समझाने के लिए था, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं जी, नो 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 नो, नेवर नो। मेजोरिटी कर ले,
टेस्ट की? अंजलि तो जीत जाएगी। चलो मेजोरिटी कर लो, जो फेवर में है वो हाथ खड़े करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। टेस्ट के कल ही, बहुत बढ़िया। तो देखो किसी ने भी हाथ नहीं उठाए हैं, इसका मतलब एवरीवन, हर कोई ये चाहता है कि सर टेस्ट ले कल। मैंने भी क्या कहा था कि अगर जो फेवर में नहीं है वो हैंड रेज करे, और नहीं है तो ये चुपचाप बैठे रहो। मैं केवल आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 सेकंड का, और टाइम ओवर। कल टुमारो विल बी टेस्ट इन द मॉर्निंग 5 AM। 5 AM तो तुम ये कहो सर हमें नहीं पता हम कहाँ पड़े होते हैं। सच बात ही है। मैं डेली 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ कि उठूँगा। अरे सुन, तो पूरी कहानी सुना कर, कभी कभी क्वेश्चन पूरा सुनने में समझ में आता है। उसके बाद अलार्म लगाता हूँ मैं 4:15 का, 4:20 का, 4:25 का, और आखिर में 4:30 का अलार्म। और लास्ट में एक बैकअप रखने के लिए मैं 6 बजे का अलार्म लगाता हूँ। अगर यहाँ ट्रेन मिस हो गई तो वहाँ तो मिल ही जाएगी। ये सोचते हैं कि अगर यहाँ मत रुकते, स्टेशन में मत रुको, लास्ट में जाकर रुके, वहाँ तो मिली ट्रेन। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर मेरे तो 15 मिनट बाद दोबारा बजेगा अलार्म, इसे फिर ऑफ कर दिया, 25 को फिर ऑफ कर दिया। ये सोचते हैं कि अब तो 6 बजे तो उठ ही लेंगे, कल से स्टडी करेंगे, कल सैटरडे है। तो यही हाल तुम्हारे भी है। और 6 बजे सुबह एक नया बैच चलता है, उस टाइम मैं उठ के आता हूँ, हाँ जी बताओ, मार्कर उठा के बताइए क्या पढ़ाना है। वो कहते हैं सर पहले आप होश में आ जाइए। हाँ जी, हाँ बेटे गॉड गिफ्ट है ये, बीमारी नहीं है। क्योंकि अभी आपको कोई काम नहीं है, अभी आप ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि गॉड गिफ्ट है। तो बेटे फिर ये बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है, जिसे ठीक करो। ठीक है ना, ये बीमारी नहीं है, ये फिर ये बीमारी नहीं हुई फिर ये। हाँ देखा, देख रहे थे मोटिवेशन, देख रहे हैं, समझ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे आवाज बाद में बात करेंगे, पहले समझाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बिटवीन द प्लेट्स, सर जितनी भी आपके पास प्लेट्स होंगी उन सब की जो फर्स्ट प्लेट है उन सबको आपस में एक पॉइंट पर क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि फर्स्ट प्लेट। जितने भी कंडेंसर आपके कैपेसिटर्स आपके पास है उन सब की फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से, सेकंड प्लेट एक पॉइंट से लिंक होती है। बात क्लियर आता हो गई। और जो ये जंक्शन है इसको ऐड कर देते हैं किससे, मेन सोर्स से, और इसको कर देते हैं ग्राउंडेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन तुमसे कोई ये कर दे इसमें कि चलो सर आपने पैरेलल भी सिखा दिया और सीरीज भी सिखा दिया, ठीक है, अब प्रैक्टिकल 3 कंडीशन मैंने तुमको दे दिए, इसको ऐड करके बताओ पैरेलल में। प्रैक्टिकली 3 कंडेंसर आपको मैंने दिए, कैपेसिटर मैंने आपको दिया, और मैंने कहा इसको ऐड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 3 कैपेसिटर हैं, कैसे ऐड करोगे? सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस तो हो जाएंगे, किस तरह प्रैक्टिकल कैसे जोड़ोगे? बाय द वायर, ठीक है। वायर की जो फर्स्ट प्लेट है, सॉरी कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है उसको पहले वायर के साथ ऐड कर दिया, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को फर्स्ट के साथ ऐड करा, तीसरे को भी फर्स्ट के साथ ऐड करना है। तो ये तो पूछा कैसे ऐड करोगे? एक वायर में से 3 ऐड निकालोगे, ठीक है, और दूसरे में भी ऐसे ही कर देंगे। अब इसका मतलब समझना क्या होता है, जब यहाँ से बेटे एक मिनट, जब यहाँ से चार्ज पहुँचता है जंक्शन पर, इसे जहाँ पर दोनों वायर का आपस में मिलाता है उसे बोलते हैं जंक्शन। अगर आप नॉर्मल वायर जोड़ रहे हैं ना, जंक्शन हो गया। अब इस जंक्शन से चार्ज के पास जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, Q1, Q2 और Q3। कैपेसिटर C1, C2, C3।
तो अब इस कंडीशन में चार्ज विल बी सेम और नॉट सेम, मतलब इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के होते हैं। विल की क्या चीज सेम होगी सर? पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल सेम होता है। तो देन Q इक्वल टू Q1 Q2 और Q3, क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसा आपने बताया कि दो चीज डिफरेंट होगी। फ्रॉम कैपेसिटेंस सर Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो देन Q1 इक्वल टू किसके हो गया? C1V, और Q2 इक्वल टू किसके हो गया? C2V, और Q3 इक्वल टू किसके हो गया? C3V। साक्षी मेरा बेटे पुट अप कर दो यहाँ पर वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 देन CV इक्वल टू C1V C2V प्लस C3V। V कॉमन लिया यहाँ से, कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो था, सीरीज कॉम्बिनेशन। डिफरेंस समझ में आया कि कैसे सीरीज में करना है, कैसे पैरेलल में करना होता है। सीरीज में एवरी कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होती है किसके साथ जुड़ी हुई होती है? दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ, और उसकी जो फर्स्ट प्लेट होती है जुड़ी हुई किसके साथ होती है? सोर्स के साथ, ठीक है। अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द फर्स्ट प्लेट in this type of combination the first plates of all the capacitors are connected to one point and the second plates to another point. Another point. Three capacitors C1, C2, C3. You can note down. Three capacitors C1, C2, C3 are connected three capacitors C1, C2, C3 are connected in parallel between points A and B. The point B is connected. The point B is connected to the earth. To the earth. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फटाफट नोट करो, उसके बाद दो नोट कराता हूँ, दो नोट करने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट योर डाउट्स, ठीक है। नोट कीजिए इसके, तो सीरीज के बारे में इंपॉर्टेंट नोट और पैरेलल के बारे में। हाँ जी, कल टेस्ट नहीं? पक्का कल टेस्ट नहीं? नहीं अभी कल टेस्ट, हाँ या ना? कैंसिल। मेजोरिटी 0 = 1 के होता है क्यों? 0 = 1 होता है नहीं होता है? नहीं आदर्श 0 = 1 होता है या नहीं होता? 0 = 1 कैसे प्रूफ करके दिखाऊं? देख अगर कर दिया प्रूफ तो, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया 0 = 1 तो टुमारो विल बी टेस्ट। चलो ठीक है, नो टेस्ट, डिस्कस कर लेते हैं कि 0 = 1 है या नहीं। आप यस और नो देना बस मुझे, अगर जो इक्वल चीज़ सही हो, ठीक है। अब ये करेंगे अभी, नो रुक जा भाई, पहले समझ लेंगे 0 = 1। 1 की पावर 0 कितना होता है?
कितना होता है 1 की पावर 0? 1। पागल है, 1। और 1 की पावर 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। अब 1 की वैल्यू सर ये भी है और 1 की वैल्यू सर ये भी है, तो देन 1 की पावर 0 इक्वल टू 1 की पावर 1। तो 0 इक्वल टू किसके हो गया? 1। 0 इक्वल टू 1। गलत क्या हो तो कहीं तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, ये बताओ ना, गलत तो नहीं है कहीं की पावर? हाँ ठीक है, 0 कहाँ से? तो 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तो समझ आ गया ना? ठीक है, अब मैं तुझसे कहा कि सर इसकी वैल्यू तो ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, तो जब 1 इक्वल टू 1 के है तो 1 इक्वल टू 0 का भी तो होगा। तो ये तो कहा 0 इक्वल टू 1 I10। हाँ ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, ये तो चिढ़ है आपकी और कुछ नहीं है, आप भाइयों से चिढ़ती हैं। कोई बात नहीं। हो गया बेटा यहाँ तक? लिखें आगे क्वेश्चन और नोट 1 लिखो। अब ये नोट 1 जो है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इसमें लिखिए इफ सेवरल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, several capacitors are connected in series, then the reciprocal of the capacitance of the equivalent capacitors is equal to the sum of the reciprocals. Is equal to the sum of the reciprocals of the capacitance of the individual capacitors. In fact, the equivalent capacitance is even less than the lowest of the capacitance connected. समझ में आया इसका मतलब? सुना ध्यान से। इसने कहा कि जो आपके पास 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आप कर रहे हैं ना, तो इन दोनों सबका जो सम होगा ना,
तो ये वाली जो वैल्यू होगी इससे भी लेस होगी। वही बात मैंने आपको बताई कि 2 + 2 कर रहे हैं तो आंसर कितना है 0.6 आ रहा है। तो इन तीनों के सम से भी लेस होगा कौन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके नीचे केवल फॉर्मूला नोट करना है आपको 1/c वाला, ये नोट कर लो ठीक है। नोट 2, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, sorry, the equivalent capacitance, the equivalent capacitance of the capacitors, capacitance of the capacitors joined in parallel is equal to the sum of their individual capacitance, their individual capacitance. Capacitors are combined in parallel when we require a large capacitance when we require a large capacitance at a small potential, small पोटेंशियल ठीक है। अब देखो आपसे कह रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो केवल 2, 3 और 4 केवल यही माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस है, इतनी कैपेसिटी हमारे पास है और हमें ज़्यादा की नीड है, उस कंडीशन में हम क्या करें। तो मैंने कहा वो टॉपिक आपसे ही बात करा है, तीनों को पैरेलल में ऐड कर दो, v = 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। यानी कि हम कब यूज़ करते हैं, कब करते हैं जब हमें लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए होती है, कब हमारे पास स्मॉल वैल्यू हो उस कंडीशन में, ठीक है। दिस इज नोन एज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके बाद इसमें हमारे जो टॉपिक रह गए हैं वो रह गया एनर्जी वाला टॉपिक रह गया, एनर्जी लॉस रह गया, कल ये डिस्कस करेंगे। देन विल स्टार्ट न्यूमेरिकल कंबाइंड पोटेंशियल के और किसके कैपेसिटेंस के। देन योर सेशनल यूटी का सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई डाउट्स आपका हो किसी टॉपिक में तो आप वो पूछ लीजिए जितना आपको कराया गया है इसमें। 1 माइक्रोफैरड माइनस के 6 फैरड, 1 माइक्रो 10 के -12, 1 माइक्रो इज नोन एज पिकोफैरड ऑल्सो। इधर कोई डाउट्स? तो फिर एक काम करते हैं, कल टेस्ट नहीं लेंगे, कल जो हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मंडे नेक्स्ट वीक में सरप्राइज टेस्ट में आपका ले लूँगा, ये बात ध्यान रखना। अब वो चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे कभी भी हो। और बिल्कुल आपका जो सेशन यूटी में आने वाला है ठीक है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नहीं, पेपर के बाद आपका थोड़ा रिवीजन करा देंगे, न्यूमेरिकल्स करा देंगे। देन पेपर जिस दिन आपका फिजिक्स का पेपर होगा उससे नेक्स्ट डे से हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ करा देंगे एवरी टॉपिक के, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडेंसर और पोटेंशियल कैपेसिटेंस सब डिस्कस कर लेंगे। वो कह रहे कि कल सर ने जो क्वेश्चन लिखवाया था ये भी नहीं आई थी कल। कल डिस्कस करेंगे बाकी क्लास, ठीक है।
आज के सफिशेंट है, ठीक है, बाकी कल डिस्कस करते हैं।